आज हमारा कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन अध्याय 3 चल रहा था, निजी सार्वजनिक वैश्विक प्रतिष्ठान। इसका आज हमारा क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट में मैंने निजी क्षेत्र के बारे में बताया था, निजी क्षेत्र की विशेषता, गुण और महत्व, है ना, दोष के बारे में पढ़े थे। अब हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसका अधीन, मतलब ऐसा क्षेत्र जिस पर स्वामित्व, जिसका मालिक सरकार के द्वारा होता है, जो मालिक सरकार होता है उसको बोला जाता है। पढ़ रहा हूं कानून। वर्तमान काल में औद्योगिक व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यवसाय संगठनों का सरकार पर अधिकाधिक नियंत्रण है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। प्राचीन काल की स्थिति विभिन्न थी। शांति, सुरक्षा, न्याय प्रदान करना सरकार का प्रमुख कार्य था। आज इसके कार्य विविध एवं अनेक है। विशेषता सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अनेक कार्यों में वृद्धि हुई है। इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का प्रादुर्भाव, जन्म हुआ। सन 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र पर्याप्त विस्तार हुआ, पर सन 1990 के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करते हुए उदारीकरण लागू कर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर अंकुश लगा दिया। भारत सरकार प्रारंभिक सार्वजनिक उपक्रम के पक्षधर रही है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ बोलता है। सार्वजनिक उपक्रम का आशय ऐसे उद्योग व्यवसायिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व, मतलब जिसका मालिक एवं नियंत्रण, मतलब व्यवसाय पर नियंत्रण, कंट्रोल सरकार के अधीन होता है, मतलब जिसका मालिक सरकार होती है और सरकार के द्वारा ही उसको नियंत्रण किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक उपक्रम को सरकारी उपक्रम कहा जाता है। सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत संचालित उद्योग एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है। अब इसकी मैं परिभाषा पढ़ता हूँ, सुनना। एस खेरा के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम का तात्पर्य औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों के द्वारा चलाया जाता हो। अर्थात चाहे सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर सरकार के द्वारा किसी व्यवसाय या क्षेत्र पर नियंत्रण सरकार का होता है, स्वामित्व सरकार का होता है और सरकार के द्वारा ही उसको चलाया जाता हो, तो ऐसे क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं। अगला आता है A.H. हैंस के अनुसार लोक उद्यम का आशय, लोक मतलब जनता, सार्वजनिक मतलब सभी का, इसमें जनता आती है। आशय सरकारी स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत औद्योगिक, कृषि, वित्त एवं वाणिज्यिक उपक्रमों से है। ठीक। अब आता है सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता में पहला होता है राजकीय स्वामित्व। राजकीय स्वामित्व मतलब राज्य के सरकार या केंद्र की सरकार, सरकार होनी चाहिए, तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो या दोनों सरकार आपस में मिलकर चला रही हो, कोई भी हो, बस सरकारी होना चाहिए। दूसरा, सेवा का उद्देश्य, कि सरकारी काम है तो पहला उद्देश्य सेवा होता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, हमारे यहाँ की रेल सेवा, रेल ये किसके द्वारा चलाया जाता है? संचालित सरकार के द्वारा होती है, सरकारी है इसका स्वामित्व, सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, सरकार के द्वारा ही इसका चलाया जाता है। और ये किस भावना से चलाया जाता है, किस उद्देश्य से? तो सेवा करने के उद्देश्य से चलाया जाता है, सेवा के माध्यम से। ठीक है, उसी को बोलता है। तो उद्देश्य क्या होता है? सेवा होता है। अगला होता है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संपूर्ण दायित्व सरकार का होता है। किसका दायित्व होता है? सरकार का दायित्व। अगला होता है विभिन्न स्वरूप। सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न स्वरूप होते हैं, या विभागीय आधार या निगम के रूप में, या मंडल या नियंत्रणीय कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। आप देखो कि आपके घर के पास निगम होता है ना, और क्षेत्र होता है, उसके बाद सरकारी उपक्रम होते हैं, विभाग होते हैं, ये सब क्या है? सरकारी क्षेत्र के काम करने का स्वरूप है। उसके बाद व्यापक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है ना। अगला होता है कल्याणकारी प्रबंध। कल्याणकारी प्रबंध राज्य उपक्रम की विशेषता है, या श्रमिकों और कर्मचारियों का शोषण नहीं करता। ठीक। अगर सरकार के पास लाभ भी नहीं होगा फिर भी वो अपने कर्मचारियों का वेतन देगी, इसका शोषण नहीं होता। वित्त का प्रबंधन, सरकारी उपक्रम के लिए प्रबंध सरकारी स्रोतों के वित्त का प्रबंध किया जाता है। सरकार अपने कोष की आर्थिक मदद करती है, बाद में स्वामित्व की पूर्ति एवं प्रबंध करना शुरू कर देती है। एकाधिकार प्रवृत्ति, ऐसे उपक्रम एकाधिकार की स्थिति में संचालित किए जाते हैं, मतलब जिस पर अधिकार केवल सरकार का होता है, एक सरकार का ही अधिकार होता है।
उसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र के गुण। पॉइंट है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, 5-6 पॉइंट आप लोग देखेंगे। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष से मुक्ति प्रदान करना इसका प्रमुख गुण है। दूसरा, आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपयोगी है। तीसरा, अधिक जोखिम वाले एवं अधिक पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में संभव है, बहुत ज्यादा। अब जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में बोलो रेल सेवा प्रारंभ करो, है ना, डाक सेवा, तो ये नहीं कर सकते, ठीक। तो सरकारी में जो बड़े ज्यादा पैसा वाला जो उपक्रम होगा वो केवल सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। अगला बोलता है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। अगला पॉइंट बोलता है निजी क्षेत्र में एकाधिकार मनोवृत्ति पर रोक होती है और सामान्य जनता शोषण से बच जाती है ना। इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र पंचवर्षीय योजना में प्रतिबद्ध कहा गया, ठीक। उसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र के दोष एवं हानि, ये तो गुण था। अब आता है हानि। प्रबंध संचालन में लापरवाही या सही वक्त पे कार्य करने, त्वरित निर्णय न लेने की प्रवृत्ति। आप लोग देखिए सरकारी काम जो एक दिन में होने वाला है या आज एक दिन में, उसको एक महीना लोग खींच देते हैं, आज आना, कल आना, परसों आना, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, मतलब लापरवाही या काम ना करने की प्रवृत्ति सरकारी कार्य या सरकारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बोलता है अकुशल प्रबंध व्यवस्था, क्योंकि कार्य करने में वैज्ञानिक कर्मचारी होते हैं और उसमें प्रेरणा का अभाव है, क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते। देखिए कि सरकारी क्षेत्र में काम करना ही नहीं चाहते, 10 बार आप बोलोगे नहीं, 10 बार जाओगे नहीं, तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे। तो उनमें अकुशल प्रबंध, मतलब उनमें प्रबंध करने की कोई व्यवस्था, कोई सक्षम ही नहीं होती, फिर भी वो लोग काम करने क्या होता है वैसे काम करते हैं। अगला बोलता है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार काम करते हैं। लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, तो सरकारी प्रोसेस उसी की मदद से नहीं, हमको ये काम करना नहीं बोला, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है। अगला बोलता है प्रायः यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार अधिक होता है। भ्रष्टाचार जानते हो कि पैसा ले भैया काम करें, हाँ पैसा दो तो हम काम करेंगे, ये नीति, ये प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। और लास्ट पॉइंट बोलता है व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव, केंद्रीकरण का अभाव, राजनीतिक हृदय का दोष, पहल शक्ति एवं स्वच्छता का अभाव होता है, ठीक। तो ये तो था सार्वजनिक क्षेत्र के दोष। उसके बाद आता है, आप लोग ये पढ़ लेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर, ठीक। इसके बाद आता है निजी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वरूप। तो निजी क्षेत्र में किस तरह स्वरूप होता है, जिसमें हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, एकल स्वामित्व, एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार, साझेदारी, संयुक्त कंपनी और सहकारी समिति, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं निजी क्षेत्र के बारे में। हम लोग यहाँ केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है विभागीय उपक्रम। विभागीय मतलब जो विभागों के माध्यम से चलाया जाता है, जो विभाग में बने होते हैं, विभागों के द्वारा, संभाग के द्वारा क्या चलाया जाता है, उपक्रमों को चलाया जाता है, ठीक। दूसरा आता है सांविधिक या वैधानिक नियम और तीसरा आता है सरकारी कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट है विभागीय उपक्रम, इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। विभागीय उपक्रम को राजकीय उपक्रम भी कहा जाता है। इसका पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है, ठीक। अन्य शब्दों में इसे सरकारी उपक्रम भी कहा जाता है। सार्वजनिक संगठन का यह एक पुराना स्वरूप है, जिसमें उपक्रम की आवश्यकता ऐसे उद्योगों से होती है जहां राष्ट्र सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अथवा इन उपक्रमों के कार्य पर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। विभागों का कार्य संचालन उच्च अधिकारी, प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। समझ में आया? जिसमें एक अधिकारी होगा, उसी के द्वारा चलाया जाता है, किंतु वह अधिकारी सरकार के अधीन काम करेंगे, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। ऐसे क्षेत्र को विभागीय उपक्रम कहा जाता है। अब आता है विभागीय उपक्रम की विशेषता। इसमें पहला पॉइंट बोलता है सरकारी निवेश। इस उपक्रम या इस व्यवसाय या इस क्षेत्र में केवल सरकार अपना निवेश करती है। निवेश से मतलब अपना पैसा खुद लगाती है। दूसरा पॉइंट बोलता है बजट संसद द्वारा। इसका जो बजट होता है ये सांसद द्वारा क्या होता है, तैयार किया जाता है। कर्मचारी, इन उपक्रमों में कर्मचारी केंद्र सरकार लोक सेवक होते हैं, मतलब केंद्र के सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसमें कर्मचारी। नियंत्रण,
उद्यम पर पूर्ण नियंत्रण विभाग सर्वोच्च अधिकारी का होता है। इन अधिकारी के नियंत्रण रखने, सहायता, सलाह देने संबंधित मंत्री की अध्यक्षता 2 या 3 सदस्य की निगरानी में किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होता है जवाबदेही। इन उपक्रमों की संपूर्ण जानकारी देने के लिए विभाग का मंत्री जवाबदेह होता है। विभाग में किसी प्रकार की गड़बड़ी व आवश्यकता अनुशासनहीनता के विभाग के मंत्री को नैतिक रूप से जिम्मेदार माना जाता। अब आता है विभागीय उपक्रम के गुण। तो पहला पॉइंट है पूर्ण सरकारी नियंत्रण, क्योंकि ये सरकार की ही कंपनी है, सरकार के द्वारा ही इस उपक्रम को चलाया जाता है, तो इसका मालिक भी कौन होगा? सरकार होगा। दूसरा पॉइंट गोपनीयता। सरकार आपको बताती है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कभी नहीं बताती, तो इसमें गोपनीयता बनी होती है। तीसरा जन सेवा एवं सुरक्षा उद्योगों के लिए उपयोग। जन सेवा जिस पर सरकार जन लोगों की सेवा की भावना करे या उनको सुरक्षा प्रदान करे। उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे डाक सेवा, डाकघर के माध्यम से आपको सेवा मिलती है। आप एक चिट्ठी जो हो गया, कुछ प्रपत्र हो गया, एक ही स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हो, है ना। रेल सेवा, यातायात जिसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा सकते हो, रेल सेवा। तीसरा हो गया है गोला बारूद बम, इन सब का जो हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो हमारे फौजियों को, पुलिस कर्मचारी को, जो हमारी सुरक्षा के लिए, तो इस प्रकार के उद्योगों का नियंत्रण पूरा सरकार के द्वारा होता है, जहां पर सुरक्षा की भावना आए। उसके बाद अगला पॉइंट होता है उचित एवं नियमित सेवा। उचित मतलब सही और नियमित मतलब ये आपको हमेशा नियमित मिलते रहते हैं। और शोषण का अभाव, इसमें शोषण नहीं होता। अब आता है विभागीय उपक्रम के दोष। लाल फीताशाही का बोल बताया ना, लाल फीता सरकारी उपक्रम में आप देखोगे, मैं काम नहीं करता, कल आना, आज ये नहीं होगा, परसों आना, ये सरकार नहीं कल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सरकार कर्मचारी में क्या होता है, सरकारी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ये सब होता है ना, काम ना करने की प्रवृत्ति जिसको बोला जाता है। उसके बाद आता है राजनीति उठापटक। सरकारी क्षेत्र में आपको सरकारी राजनीति, इसको नेता ने ऐसा बोल दिया, वो उसको बोला काम नहीं करना, ये इसको बोला ऐसा काम नहीं करना, उसका ट्रांसफर हो गया, इसका हो गया। मतलब सरकारी क्षेत्र में राजनीति का ज्यादा बोलचाल होता है। प्रतिस्पर्धा का अभाव, इसमें कंपटीशन की भाषा, प्रतियोगिता की भावना नहीं होती, इसलिए काम भी लोग नहीं करते हैं। उसके बाद लोच का अभाव, इसमें बदलाव नहीं होता, जो पहले से चलते आ रहा है धीरे धीरे आज भी वही तरीके से काम होता है। योग्य कर्मचारी का अभाव, इसमें कर्मचारी योग्य नहीं होते। उसके बाद कर्मचारी की अभिरुचि, काम करने की रुचि नहीं होती। राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप, सरकारी कर्मचारी में देखना राजनीति नेताओं का, पार्षदों का और दुनिया भर के जो नेता मंत्री, इनका क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। लोग बहुत हस्तक्षेप करते हैं, आप ऐसा काम मत करो, आप इसको ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो सरकारी उपक्रम में जहाँ पर गुण होता है वहां पर आपको हद से ज्यादा क्या देखने को मिलता है, दोष देखने। और सबसे बड़ा दोष है कि सही तरीके से या सही समय पर काम ना करना। ये आप देखे होंगे, आप किसी सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ और आप कुछ काम करवाओ, आपका एक दिन का काम को वो लोग 10 दिन लगा देंगे, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये तो था विभागीय उपक्रम के दोष। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सांविधिक निगम से पढ़ेंगे, सांविधिक निगम क्या होता है और इसमें किस प्रकार के लोग कार्य करते हैं। क्लियर है?